नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 4.0 पॉलिटी एनसीईआरटी की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम आप सभी के लिए एनसीईआरटी 11th क्लास की पॉलिटी की पुस्तक भारत का संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार का अध्याय 3 चुनाव एवं प्रतिनिधित्व लेकर आए हैं। और इस क्लास के माध्यम से आपको भारत निर्वाचन आयोग के बारे में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी मिलेगी। साथ में भारत में चुनाव कैसे होते हैं उनसे रिलेटेड आपको महत्वपूर्ण तथ्य जो है परीक्षा की दृष्टि से एनसीईआरटी पर आधारित मिलेंगे। और ये ओवरऑल क्लास नंबर 5 है। प्लेलिस्ट आप सभी को कमेंट में पिन कर दी जाएगी, तो जिन अभ्यर्थियों ने पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं आप सभी लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर आते हैं पहले चैप्टर पर, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। आपका जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है अध्याय 3 है एनसीईआरटी 11th क्लास से चुनाव एवं प्रतिनिधित्व। और चैप्टर पे आने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए, जिससे आपको ये जो एनसीईआरटी की क्लास है उसको समझने में आसानी होगी। तो एक एक करके देख लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो भारत निर्वाचन आयोग या भारत चुनाव आयोग भी बोलते हैं, तो चुनाव आयोग कहिए चाहे निर्वाचन आयोग कहिए, टेक्निकली हम लोग निर्वाचन आयोग कहते हैं तो इलेक्शन कमीशन, या भारत निर्वाचन आयोग कहते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और भारत में अगर हम बात करेंगे तो दो प्रकार के निर्वाचन आयोग हैं। एक है भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसको सामान्यतः निर्वाचन आयोग कहा जाता है, तो भारत निर्वाचन आयोग। और दूसरा है राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग। तो राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में हम किसी अन्य क्लास में पढ़ेंगे, जब आपको पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो आज की जो क्लास है आपको भारत निर्वाचन आयोग के बारे में आधारित है। और साथ में भारत निर्वाचन आयोग को सामान्यतः हम निर्वाचन आयोग बोलते हैं। और जब राज्य स्तर पर जो चुनाव होते हैं, पंचायती राज स्तर पर, उनके चुनाव के लिए जो जिम्मेदार होता है वो राज्य निर्वाचन आयोग होता है। तो ये चीज़ें हैं, दोनों अलग अलग बॉडी हैं। तो यहाँ पर निर्वाचन आयोग या भारत निर्वाचन आयोग के बारे में आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर जो सबसे पहली जानकारी आपको होनी चाहिए वो ये है कि संविधान के भाग 15, तो ध्यान रखिएगा कि संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में भारत निर्वाचन आयोग के कार्यों के बारे में दिया गया है। तो भारत निर्वाचन आयोग या निर्वाचन आयोग से संबंधित जो प्रावधान है वो 324 से 329 के मध्य दिए गए हैं। और संविधान के भाग 15 में निर्वाचन आयोग के बारे में जानकारी दी गई है। तो दोनों तथ्य आपको पता होने चाहिए। साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो है 324, और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है इस भाग का, निर्वाचन आयोग के भाग का, वो है 326। तो 324 और 326 पर आधारित ही ये पूरी क्लास रहेगी, जो इसमें आपसे परीक्षा दृष्टि में पूछा जाएगा। चलिए अब यहाँ पर बात करें तो भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी, या निर्वाचन आयोग की स्थापना या गठन कब हुआ था। तो भारत निर्वाचन आयोग का गठन या स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था। ये आपको क्लियर रखना है, याद रखना है, परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर बात करें 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना होने के कारण हम भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाते हैं वो मनाते हैं 25 जनवरी को। तो किसकी याद में मनाते हैं, तो भारत निर्वाचन आयोग के स्थापना के याद में हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाते हैं 25 जनवरी को हर साल मनाते हैं। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी आपको क्लियर होना चाहिए, एनसीईआरटी में भी ये दिया गया है। और निर्वाचन आयोग की अगर हम बात करें तो वर्तमान में यह 3 सदस्यीय है, 3 सदस्यीय संस्था है। 1989 तक, 1950 में बना था, 1950 से लेकर 1989 तक ये एकल सदस्यीय था। एकल सदस्यीय का मतलब एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते थे जो कि अध्यक्ष होते थे, बस एक ही सदस्य होते थे। लेकिन वर्तमान में बात करें तो 3 सदस्यीय है। और ओवरऑल 1993 से अगर हम बात करें, बीच में परिवर्तन होते रहे 1989 से 93 के बीच में, लेकिन 1993 से लेकर अभी तक 3 सदस्यीय संस्था है निर्वाचन आयोग या भारत निर्वाचन आयोग। फिर यहाँ पर अगला महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको ध्यान रखना है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, मुख्य चुनाव आयुक्त। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया। आंसर है सुकुमार सेन। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। और यहाँ पर बात करें तो अनुच्छेद 324 के अनुसार चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण जो होता है वो निर्वाचन आयोग में निहित होता है, जिसको हम निर्वाचन आयोग कहते हैं या भारत निर्वाचन आयोग कहते हैं।
तो अनुच्छेद 324 के अनुसार चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किसमें निहित होता है? तो भारत निर्वाचन आयोग में या सिंपली निर्वाचन आयोग में। और भारत निर्वाचन आयोग या निर्वाचन आयोग किसके किसके चुनाव संपन्न कराता है? तो पहला आपका है राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न कराता है, दूसरा है उपराष्ट्रपति का चुनाव संपन्न कराता है, तीसरा है संसद के चुनाव, संसद में लोकसभा जिसको आम चुनाव भी कहा जाता है, तो लोकसभा के चुनाव भी कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग। राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं वो भी निर्वाचन आयोग कराता है। इसके अलावा राज्य विधानमंडल के अंदर राज्य विधानसभा और विधान परिषद के जो चुनाव होते हैं इनका अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग किसका किसका चुनाव देखता है? राष्ट्रपति का देखेगा, उपराष्ट्रपति का देखेगा, संसद में लोकसभा राज्यसभा का चुनाव देखेगा, राज्य विधानमंडल में राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद का भी देखेगा। साथ में जो दिल्ली में अभी इलेक्शंस होने वाले हैं तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली में जो चुनाव होते हैं, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है लेकिन यहाँ पर भी चुनाव होते हैं। दिल्ली की भी विधानसभा है, 2 केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाएं बनाई गई हैं विशेष रूप से, एक है पुडुचेरी और एक है दिल्ली। दिल्ली का चुनाव बहुत ही फेमस होता है पूरे भारत में, बहुत मायने भी रखता है। तो दिल्ली का जो चुनाव होता है, तो दिल्ली में जो चुनाव कराता है वो कौन कराता है? तो भारत निर्वाचन आयोग या निर्वाचन आयोग। अभी आपने जो है कल परसों में जो निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हैं राजीव कुमार जी, उनका आपने प्रेस ब्रीफिंग भी देखा होगा कि उन्होंने पूरी जानकारी दी थी कि दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, राज्यों में चुनाव या केंद्र शासित प्रदेश में यानी कि दिल्ली और पुडुचेरी में जो चुनाव होते हैं वो भी निर्वाचन आयोग कराता है। फिर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र निकाय है। स्वतंत्र निकाय का मतलब है कि ये पूरी तरीके से स्वतंत्र है। एक बार जब चुनाव आयोग काम करने लगेगा तो उसमें सरकार इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो ये चीज़ है, स्वतंत्र होने का मतलब यही होता है कि स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा निर्वाचन आयोग। फिर जिसका नेतृत्व मुख्य चुनाव आयुक्त करते हैं। निर्वाचन आयोग का नेतृत्व कौन करते हैं? तो मुख्य चुनाव आयुक्त करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं वो निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष भी कहलाते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो श्री राजीव कुमार जी हैं। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में निर्वाचन आयोग के भारत निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्री राजीव कुमार जी। ये 25वें हैं और 2022 से जो है ये भारत के निर्वाचन आयोग हैं के अध्यक्ष हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं जो कि निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हुए, जो अभी राजीव कुमार जी हैं। इसके अलावा 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। तो टोटल 3 सदस्यीय संस्था होती है निर्वाचन आयोग। तो 3 सदस्यीय संस्था है आज के डेट में। मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए जो कि अध्यक्ष होंगे और 2 चुनाव आयुक्त। तो इस प्रकार से 3 सदस्यीय संस्था होगी और इनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो इनकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करते हैं। तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो नियुक्ति करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त की और चुनाव आयुक्त की। तो यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए, चाहे मुख्य चुनाव आयुक्त पूछेगा चाहे चुनाव आयुक्त पूछेगा, तो इन दोनों का ही नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। तीनों को राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। फिर बात कर ले कि कार्यकाल क्या होता है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का। तो यहाँ पर 6 वर्ष का कार्यकाल होता है या फिर 65 वर्ष उम्र, जो पहले आ जाएगा वही मान्य होता है। तो 6-65 याद रखिएगा। तो 6 वर्ष अवधि हो सकती है या 65 वर्ष उम्र हो सकती है, जो पहले आएगा उसके हिसाब से रिटायरमेंट यहाँ पर होता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले होगा। 6 वर्ष जब देखा जाएगा तब उसमें अवधि लिया जाएगा कि कितने साल तक काम किए। जैसे यहाँ पर 2022 से स्थापित हैं राजीव कुमार जी, तो 2022 से ये 65 साल के जब तक नहीं हो जाएंगे तब तक कार्य करेंगे, या फिर जब तक इनका 6 साल नहीं पूरा हो जाएगा। जो भी पहले आएगा, अगर 65 साल पहले आएगा तो ये उस टाइम रिटायर हो जाएंगे, तब 6 साल नहीं देखा जाएगा, ये कहने का मतलब है। तो 65 वर्ष उम्र या 6 वर्ष अवधि। अनुच्छेद 324 के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान हटाने की प्रक्रिया होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को कैसे हटाया जा सकता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि अभी राजीव कुमार जी हैं, तो राजीव कुमार जी को अगर हटाने की मान लीजिए प्रक्रिया हो किसी कारणवश, जो कि संविधान में मेंशन भी है ग्राउंड्स, तो मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट
की जैसी हटाने की प्रक्रिया होती है वही सेम प्रक्रिया होती है मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की। इसमें क्या होता है, संसद द्वारा, जो संसद होती है तो संसद में लोकसभा और राज्यसभा द्वारा विशेष बहुमत से, स्पेशल मेजॉरिटी से पारित एक प्रस्ताव होता है, उसी प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। तो हटाता कौन है, तो हटाते राष्ट्रपति ही हैं, नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन हटाने की प्रक्रिया थोड़ा सा यहाँ पर मुख्य चुनाव आयुक्त की अलग है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान हटाने की प्रक्रिया है। संसद जिसमें विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करती है और जब वो प्रस्ताव पारित करती है फिर उसके बाद राष्ट्रपति हटा देता है। फिर यहाँ पर बात करें विशेष बहुमत होता क्या है, तो उसके बारे में अभी हम क्लास में भी देख लेंगे। चलिए, हटाने का आधार क्या है, ग्राउंड्स फॉर रिमूवल क्या है, तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। इसका मतलब क्या होता है कि कदाचार और अक्षमता साबित होने पर जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं अगर वो किसी कदाचार में संलिप्त पाए जाते हैं या अक्षमता में, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी ये ग्राउंड्स हैं, संविधान में ये शब्द मेंशन है तो ध्यान रखिएगा, प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी या फिर कदाचार और अक्षमता साबित होने पर इनको हटाने का प्रक्रिया स्टार्ट किया जाएगा और हटाने की प्रक्रिया यहाँ पर हमने देख ली है। फिर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, जो 2 चुनाव आयुक्त बचे उनको कैसे हटाया जाएगा, तो उनको हटाने में केवल और केवल मुख्य चुनाव आयुक्त सिफारिश कर देंगे। अगर मुख्य चुनाव आयुक्त ने सिफारिश कर दिया तो भारत के राष्ट्रपति उनको हटा देंगे। तो जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनके लिए सिंपल है कि मुख्य चुनाव आयुक्त सिफारिश करेंगे राष्ट्रपति से और राष्ट्रपति उनको मुख्य चुनाव आयुक्त को हटा देंगे। भारत में निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते, ये भी फैक्ट आपको समझ में आना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, तो भारत में जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते। इसका मतलब होता है कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है लेकिन राष्ट्रपति द्वारा ये जब मन चाहे तब हटाए नहीं जा सकते। इसी को बोला जाता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा और आप कमेंट करके बताइए कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद कौन धारण करता है। कम से कम 2 आप संवैधानिक जो पद हैं उनके नाम बताइए कि 2 ऐसे संवैधानिक पद कौन से हैं भारत में जिनको राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत हटा दिया जाता है कभी भी। 2 पद आपको बताने हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि राष्ट्रपति नियुक्त करेगा और जब चाहेगा तब हटा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्वाचन आयोग के कुछ कार्य होते हैं जैसे कि चुनाव तिथियों का निर्धारण, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन या सीमांकन, मतदाता सूची तैयार करना, राजनीतिक दलों का पंजीकरण, चुनाव चिन्ह वगैरह का आवंटन, किसी दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा देना या राज्य स्तरीय दल का दर्जा देना, आचार संहिता वगैरह बनाना। साथ में संसद के जो सदस्य होते हैं तो संसद के सदस्यों की जो अयोग्यता होती है, डिस्क्वालिफिकेशन होते हैं के संबंध में विवादों का जो फैसला होता है वो निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति करता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर एक जो है 2 चीज़ें होती हैं कि एक मान लीजिए नॉर्मल केस है कि कोई संसद का सदस्य है, उसने कुछ गलत तरीके से इलेक्शंस जीत लिए, अब उसका जब जांच होगा तो वो देखेगा निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। तो फैसला कौन करेगा, निर्वाचन आयोग की सलाह से करेगा, परामर्श से करेगा राष्ट्रपति, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन दल बदल के आधार पर सांसदों की अयोग्यता संबंधी निर्णय कौन लेगा, तो जब दल बदल का मामला होगा कि जो है दल बदल किया गया है एंटी डिफेक्शन के तहत, तो उस केस में सांसदों की जो अयोग्यता संबंधी निर्णय लेंगे, अगर लोकसभा होगा तो लोकसभा अध्यक्ष लेंगे और अगर राज्यसभा सदस्य होंगे तो राज्यसभा अध्यक्ष फैसला लेंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर बात करें यहाँ पर अनुच्छेद 326 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बारे में दिया गया है। तो अभी तक हम 324 को देख रहे थे, अब 326 आते हैं। तो लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव होते हैं भारत में वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधार पर होते हैं। इसका मतलब होता है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 18 वर्ष या उससे अधिक, तो 18 वर्ष या उससे अधिक के कोई भी स्त्री पुरुष हो तो वो इलेक्शन में वोट कर सकते हैं। तो यही होता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार या वयस्क मताधिकार किस अनुच्छेद में बताया गया, तो 326 में। फिर है यहाँ पर महत्वपूर्ण पद और उन पदों पर न्यूनतम आयु, संवैधानिक कुछ पद है यहाँ पर और उससे संबंधित न्यूनतम आयु क्या है उस पद को धारण करने की, ये आपसे परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। तो एक बार में आपका एक क्लियर हो जाएगा।
सबसे पहले आते हैं ग्राम सभा का सदस्य। रट लीजिए, जब भी आपसे पूछा जाए कि ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो ये होता है 18 वर्ष। आप भी, हम भी अपने ग्राम सभा के सदस्य हो सकते हैं, होते हैं। तो 18 वर्ष होता है ये ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए। पंचायत का सदस्य बनने के लिए, जैसे मान लीजिए ग्राम प्रधान है, तो ग्राम प्रधान बनने के लिए पंचायत का सदस्य या ग्राम प्रधान मान लीजिए, तो इसके लिए कितना वर्ष होना चाहिए? कम से कम 21 वर्ष। फिर है लोकसभा सदस्य, लोकसभा के सदस्य, राज्य में विधानसभा के सदस्य। तीसरा है प्रधानमंत्री और साथ में है लोकसभा अध्यक्ष। इन सभी के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष होनी चाहिए। प्रधानमंत्री अगर लोकसभा से आएंगे तो 25 वर्ष, और अगर राज्यसभा से आते हैं तो 30 वर्ष। लेकिन जब पूछेगा प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, तो 25 वर्ष आंसर होगा। ये आपको क्लियर होना चाहिए। 30 वर्ष कब होगा? जब राज्यसभा से कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा, जैसे कि आदरणीय मनमोहन सिंह, जिनका भी कुछ समय पहले देहांत हुआ है। तो मनमोहन सिंह जी जो है वो राज्यसभा से सदस्य थे, और इस समय जो नरेंद्र मोदी जी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री, वो जो है आपको पता ही सभी को कि बनारस लोकसभा से वो चुने गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लोकसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष, न्यूनतम आयु 25 वर्ष। फिर बात करते हैं राज्यसभा विधान परिषद सदस्य। तो राज्यसभा और राज्यों में विधान परिषद, तो इसके लिए 30 वर्ष होता है। फिर भारत का राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। ये आपको क्लियर होना चाहिए। फिर आते हैं भारत में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के माध्यम से, याद रखिएगा 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के माध्यम से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। यानी कि जब 1950 में निर्वाचन आयोग बना, फिर 1951-52 में जब इलेक्शंस होते हैं और जब पहले आम चुनाव हुए, तो वहाँ पर जो न्यूनतम आयु कितनी थी? 21 वर्ष थी। और ऐसा कब तक चला है? तो 1988 तक। और 1988 में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, और यह अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लागू किया गया इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप सभी को पता है कि 18 वर्ष या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहाँ पर दिया गया? तो 326 में। तो अगर 21 से 18 करना है तो किसको बदलना पड़ेगा? 326 को चेंज करना पड़ेगा। चलिए अब आते हैं चैप्टर पर। चैप्टर है चुनाव एवं प्रतिनिधित्व। यहाँ पर कुछ तथ्य दिए गए हैं, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया कि प्राचीन यूनान के नगर राज्य प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण माने जाते हैं। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के प्रत्यक्ष लोकतंत्र डायरेक्ट डेमोक्रेसी के उदाहरण है। तो प्राचीन यूनान के नगर राज्य प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण माने जाते हैं। ग्राम सभाएं प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के निकटतम उदाहरण भारत में है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जनता के शासन का अर्थ क्या होता है? जब बोला जाता है कि अब्राहम लिंकन का, जब आप याद करते हैं कि जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का शासन, जब वो लोकतंत्र को डिफाइन करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि जनता का शासन का मतलब क्या होता है कि जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चलने वाले शासन से हैं। मान लीजिए आपने अपने क्षेत्र से सांसद चुने, विधायक चुने, और वो आपके बिहार पर आपसे पूछने नहीं आएंगे, लेकिन आप जैसे जो हजारों वहाँ पर वोटर्स थे, उन्होंने उनको चुनकर भेजा है। तो सांसद विधायक आपके बिहार पर विधानसभा और संसद में फैसले लेंगे, तो शासन संबंधी फैसले लेंगे। तो ये मतलब होता है जनता का शासन अप्रत्यक्ष रूप से। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको हाईलाइट कर दिया जाता है। जब आपको नोट करना हो तो जितना आपको हम क्लास में कराएं उतना नोट करना है, और साथ में जो हाईलाइटेड है वो आपको नोट करना है। भारत में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो इलेक्शंस होते हैं, भारत में जो इलेक्शंस होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। भारत में जो चुनाव व्यवस्था है 2 प्रकार की, एक है प्रत्यक्ष चुनाव है, और दूसरा है अप्रत्यक्ष चुनाव। ऐसे बना लीजिएगा, अप्रत्यक्ष चुनाव और प्रत्यक्ष चुनाव और अप्रत्यक्ष चुनाव, डायरेक्ट इलेक्शंस और इनडायरेक्ट इलेक्शंस। तो आइए देखते हैं कि प्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है। तो प्रत्यक्ष चुनाव की अगर हम बात करें तो जो लोकसभा में इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा में, विधानसभा में, साथ में पंचायती राज स्तर पे जो ग्राम पंचायत पर जो चुनाव होते हैं, प्रधानी वगैरह के लिए जो चुनाव होते हैं,
ग्राम प्रधान के लिए जो चुनाव होते हैं, विधानसभा लोकसभा के जो चुनाव होते हैं, इसमें क्या होता है कि जो वोटर्स रहते हैं वो चुनाव करते हैं सांसद का या विधायक का या फिर जो है ग्राम पंचायत के सदस्यों का। तो जब डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से जब चुनाव किया जाता है तो वहाँ पर प्रत्यक्ष चुनाव के अंतर्गत हमने आपको बताया लोकसभा, विधानसभा और पंचायत स्तर पर। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि प्रत्यक्ष चुनाव में क्या होता है, भारत में कौन सा सिस्टम फॉलो किया जाता है। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम फॉलो किया जाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं जो सबसे आगे वही जीते। कहने का मतलब है कि मान लीजिए 100 वोट पड़े तो मान लीजिए 4 कैंडिडेट थे, 100 वोट पड़े हैं। पहले कैंडिडेट को मिला है 35, दूसरे को मिला है 30 और तीसरे को मिला है 20। तो 35 30 65 20 85 और चौथे को मिला है 15। तो इस प्रकार से 100 वोट हो गए। लेकिन यहाँ पर विजेता कौन घोषित किया जाएगा? 35 वोट जो पाया होगा वही, और इसी को हम बोलते हैं जो सबसे आगे होगा वही जीतेगा। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। 100 वोट है और इसको अगर हम कह दें कि 50% या उससे ज़्यादा अगर पाएगा तो होगा, तो वो दूसरी व्यवस्था होती है। तो यहाँ पर भारत में क्या होता है कि जो 100 वोट है मान लीजिए, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा वो 30 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है, तो आधे से कम भी हो सकता है। ये कहने का मतलब है 30-35 पे भी कोई जीत सकता है, कोई 20 पे भी जीत सकता है। अगर मान लीजिए 10 कैंडिडेट हैं, एक एग्जांपल के तौर पे 100 वोट में से अगर इतना इतना पड़ा तो उस हिसाब से, बाकी वैसे टेक्निकली तो 20 वोट नहीं, मतलब 100 वोट नहीं पड़ेंगे, हजारों लाखों की संख्या में वोट पड़ते हैं। तो ये चीज़ है। तो यह आपको क्लियर हो गया होगा कि जो विजयी प्रत्याशी होते हैं जैसे सांसद विधायक, तो उनको जो है कुल मतों का बहुमत मिलना ये जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है कि सबसे आगे जो होगा वही जीतेगा, यानी जो भी वोट्स हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा प्राप्त करेगा परसेंटेज या वैसे, तो उसको हम बोलेंगे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। संविधान इसी विधि को स्वीकार करता है। बाकी लोकसभा और विधानसभा में इस सिस्टम का हम प्रयोग करते हैं। फिर दूसरा जो तरीका होता है उसको हम बोलते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व। समानुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है? तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो बात करें अप्रत्यक्ष चुनाव जो होते हैं, अभी हमने प्रत्यक्ष रूप से चुनाव देखे, प्रत्यक्ष चुनाव से संबंधित था फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जो सबसे आगे वही जीते। फिर दूसरा है अप्रत्यक्ष चुनाव, और अप्रत्यक्ष चुनाव के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व। तो आइए इसको समझ लेते हैं, बाकी एक बार इसको देख लीजिएगा। फिर यहां पर बात करें उदाहरण यहाँ पर आपको दिए गए हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व के। जैसे इजराइल और नीदरलैंड में पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है। अर्जेंटीना और पुर्तगाल में दूसरा तरीका है। तो इस प्रकार से कुछ तरीके यहाँ पर बताए गए हैं, और दोनों ही तरीकों में अगर हम बात करें तो अर्जेंटीना और पुर्तगाल में क्या होता है, बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और इजराइल और नीदरलैंड में पूरे देश को ही एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है, जिसका जितना परसेंटेज वोट मिलता है उस हिसाब से उसको सीट दी जाती है। चलिए यहाँ पर हमारे लिए भारत में जो सिस्टम हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसको एक बार देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इन दोनों ही रूपों में क्या होता है, तो मतदाता राजनीतिक दलों को वोट देते हैं, ना कि उनके प्रत्याशियों को। तो एक हिसाब से जो वोट जाता है वो राजनीतिक दलों को जाता है। एक पार्टी को किसी निर्वाचन क्षेत्र में जितने मत प्राप्त होंगे उसी आधार पर उसे उस निर्वाचन क्षेत्र में सीट दी जाती है। मान लीजिए 100% सीटें हैं, अगर 40% 100% वोट है और टोटल हो गया 40% अगर मिला तो 40 सीट दे दिया गया, 20% सीट मिला तो 20 सीट दे दिया गया। तो इस तरीके से यहाँ पर होता है, लेकिन भारत में थोड़ा अलग सिस्टम होता है। चलिए आते हैं, और आपसे ऑप्शन में प्रश्न दे सकता है कि निम्नलिखित में से किन देशों में जो है समानुपातिक प्रतिनिधित्व के हिसाब से चुनाव होते हैं मुख्यतः। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, उदाहरण इजराइल का पूरा दिया गया डिटेल में। अब यहाँ पर हम भारत के बारे में आते हैं। भारत में हमने समानुपातिक प्रतिनिधित्व को केवल अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए सीमित रूप से अपनाया है। तो हमने अभी आपको प्रत्यक्ष चुनाव समझाया, अब यहाँ पर अप्रत्यक्ष चुनाव में हमने क्या इस्तेमाल किया है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा संविधान और साथ में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को हमने किसके किसके चुनाव में इस्तेमाल करते हैं? तो राष्ट्रपति, याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का तीसरा और जटिल स्वरूप प्रस्तावित करता है। तो ये
तीसरा, और जो तीसरा क्यों यहाँ पे लिखा गया है, तो दो तरीके ऊपर दिखाया गया है। एक तरीका यहाँ पर दिखाया गया है कि इजराइल और नीदरलैंड में पूरे देश को ही एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है। दूसरा है अर्जेंटीना और पुर्तगाल में, अर्जेंटीना और पुर्तगाल में बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। इसके अलावा जो तीसरा तरीका भारत में होता है, तो उसमें जो है एक जटिल स्वरूप प्रस्तावित करता है, जिसमें समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, उपराष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष रूप से होता है, राज्यसभा का अप्रत्यक्ष रूप से होता है, विधान परिषदों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर। यह आपको क्लियर हो गया होगा। और अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब क्या होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब सीधा ही होता है कि जनता सीधे वोट नहीं डाल रही है, जनता सीधे चुनाव नहीं कर रही है, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि चुनाव जब करते हैं तब वहाँ पर हम अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। जैसे जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनको भारत के जो मतलब भारत की जनता द्वारा चुने गए जो सांसद हैं, विधायक हैं, वो चुनते हैं। तो भारत की जनता के द्वारा जो सांसद विधायक चुने गए हैं वो सांसद विधायक राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो इसलिए राष्ट्रपति का चुनाव कैसा हो गया? अप्रत्यक्ष कहा जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक वोट पाने वाली की जीत और समानुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव व्यवस्था की यहाँ पर तुलना किया गया है। तो एक बार यहाँ पर देख लीजिएगा, बाकी एक बार हम कवर कर दे रहे हैं। चलिए 6 से 8 और 9 से 10 में यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल प्रश्न आपसे ज़्यादा आते हैं। तो सर्वाधिक वोट पाने वाली की जीत में क्या होता है? पूरे देश को छोटी छोटी भौगोलिक इकाइयों में बांट देते हैं, जिसे निर्वाचन क्षेत्र या जिला कहते हैं। तो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज बोलते हैं, जैसे भारत में होता है। हर निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक प्रतिनिधि चुना जाता है। भारत का ही केस बताया जा रहा है, लोकसभा और विधानसभा का। मतदाता प्रत्याशी को वोट देगा, और वो अलग बात है कि अल्टीमेटली जो है वो जाएगा किसी पार्टी को ही, लेकिन वोट किसको देता है? प्रत्याशी को देता है। जो भी उसका चुनाव चिन्ह होगा, पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात से अधिक या कम सीटें विधायिका में मिल सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए कि 100% यहाँ पर वोट्स पड़े, तो पार्टी को, कोई एक पार्टी है मान लीजिए उसको 52% प्राप्त हुए, दूसरी पार्टी है 48% प्राप्त हुए। एक हम हाइपोथेटिकल केस ले रहे हैं, और यहाँ पर हो सकता है कि अनुपात से जो है सीटें कम भी मिल जाएं, ज़्यादा भी मिल जाएं। तो हो सकता है कि इनको मान लीजिए 100 सीटें हैं तो इनको 48 मिल जाए, इनको 52 मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है, परसेंटेज यहाँ पर उतना मायने नहीं रखता है, क्योंकि परसेंटेज से कई जगह मार्जिन ज़्यादा होता है, कई जगह कम होता है। तो यहाँ पर ऐसा केस हो सकता है। विजयी उम्मीदवार को जरूरी नहीं होता है कि वोटर को बहुमत 50% प्लस 1 मिले। जैसे यूनाइटेड किंगडम और भारत में हम यूज़ करते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, सर्वाधिक वोट पाने वाली की जीत वाले सिस्टम को। कहाँ पे होता है? तो भारत और यूनाइटेड किंगडम में। इजराइल और नीदरलैंड में क्या होता है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व। और भारत में समानुपातिक प्रतिनिधित्व केवल सीमित रूप से इस्तेमाल किया जाता है। जब वैसे इन जनरल आपसे पूछा जाएगा तो आपका यहाँ पर सर्वाधिक वोट पाने वाला जीत का जो सिस्टम होता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होता है, वो हम इस्तेमाल करते हैं। समानुपातिक प्रतिनिधित्व में क्या होता है कि किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है। पूरा का पूरा देश भी एक निर्वाचन क्षेत्र गिना जा सकता है। एक निर्वाचन क्षेत्र से कई सारे प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। मतदाता जो वोट देगा वो पार्टी को देगा कि हम इस पार्टी को दे रहे हैं, तो जिस भी पार्टी को जितना परसेंटेज वोट मिलेगा उसी हिसाब से उनको सीटें दे दी जाती हैं। तो हर पार्टी को प्राप्त मत के अनुपात में विधायिका से सीटें हासिल होती हैं। विजयी उम्मीदवार को वोट का बहुमत हासिल होता है, जैसे कि इजराइल और नीदरलैंड में। यहाँ पर राज्यसभा के चुनाव में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। और जब हम बात करते हैं राज्यसभा में, तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व के अंतर्गत एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है नाम कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व के अंतर्गत एकल संक्रमणीय मत प्रणाली सिस्टम हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे उदाहरण है, समझ लीजिए। प्रत्येक राज्य को राज्यसभा में सीटों का एक निश्चित कोटा प्राप्त होता है। जैसे उत्तर प्रदेश को सीटें दी गई हैं राज्यसभा में, बिहार को सीटें दी गई हैं, ऐसे ऐसे अन्य राज्यों को भी सीटें दी गई हैं। तो निश्चित कोटा सीटों का प्राप्त है। अब मान लीजिए कि बिहार में या उत्तर प्रदेश में या अन्य राज्य में चुनाव होने हैं राज्यसभा के, तो राज्यों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा इन सीटों का चुनाव किया जाएगा। तो जो राज्य के विधानसभा के सदस्य होंगे, यानी जो विधायक होंगे किसका चुनाव करेंगे? राज्यसभा के सदस्य का। इसमें राज्य के विधायक ही क्या हो जाएंगे? मतदाता हो जाएंगे। जनता को पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा,
तो फिर यहाँ पर राज्यसभा का जो चुनाव हो गया, कैसा चुनाव हो गया? अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि जनता सीधे सीधे नहीं जा रही है, जनता के द्वारा चुने गए विधायक यहाँ पर मतदाता बन रहे हैं। और इसमें करते क्या है, तो जो विधायक मतदाता होते हैं चुनाव में खड़े सभी प्रत्याशियों को अपनी पसंद के अनुसार एक वरीयता क्रम में मत देता है कि 1 नंबर पे हम इनको दे रहे हैं, 2 नंबर पे इनको दे रहे हैं, 3 नंबर पे इनको दे रहे हैं, 4 नंबर पे इनको दे रहे हैं। जीत के लिए किसी प्रत्याशी को मतों का एक कोटा प्राप्त करना होता है। इसको फार्मूला कैसे होता है निकालने का, तो कुल मतदान, मान लीजिए कि राजस्थान का केस है, राजस्थान में 200 विधायक हैं, राजस्थान के जो विधानसभा है वहाँ पर 200 विधायक हैं, तो राज्यसभा के लिए 4 सदस्य। तो यहाँ पर राज्यसभा के जो 200 विधायक हैं, तो अगर मान लीजिए राज्यसभा के लिए 4 सदस्य चुनने हैं, तो 4 सदस्य चुनने के लिए विजयी उम्मीदवार को कितना जो है वहाँ पर लाना पड़ेगा, कितना वोट लाना पड़ेगा 200 में से। तो इसको निकालने का तरीका, कुल मतदान में हम कुल विजयी उम्मीदवार 4 हैं, तो 4 और +1, 4 + 1 कर देंगे, यानी 200/5 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, और +1 कर देंगे, +1 कर देंगे। तो ये सिस्टम आपको याद रखना है कि कुल मतदान बटे कुल विजयी उम्मीदवार +1, और साथ में भी +1 अलग से। तो इस प्रकार से निकालने का तरीका होता है। बाकी आपसे एग्जैक्टली ये पूछा नहीं जाएगा, बस आपको इतना ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो यहाँ पर महत्वपूर्ण है चीज़ें उनको हम देख लेते हैं। पृथक निर्वाचन मंडल की बात करते हैं, तो यहाँ पर स्वतंत्रता के पूर्व ब्रिटिश सरकार ने पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की थी। कैसे की थी? 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम से, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1909 कहिए, या मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, उसके माध्यम से मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का शुरुआत किया गया था। पृथक निर्वाचन मंडल होता क्या है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स होता क्या है, ये समझ लीजिए। तो इसमें क्या होता है, किसी समुदाय के प्रतिनिधि के चुनाव में केवल उसी समुदाय के लोग वोट डाल सकेंगे। तो ये होता है पृथक निर्वाचन मंडल की, यानी जब मुस्लिमों को दिया गया था 1909 में ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है फूट डालो और राज करो की नीति के तहत, तो उसमें क्या होता था कि जो भी मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होता था उसको केवल मुस्लिम वोटर्स ही जिता सकते थे और कोई वोट नहीं दे सकता था। तो इस प्रकार से यहाँ पर रहता था, और ये एक हिसाब से जो जात के आधार पर एक भेदभाव था आगे चलकर, तो इसलिए जो है पृथक निर्वाचन मंडल को एक्सेप्ट नहीं किया गया आज़ादी के बाद। चलिए अब यहाँ पर क्या होता है, भारत में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था अपनाई गई। पृथक निर्वाचन मंडल की जगह पे आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था को अपनाई गई। और इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई कम्युनिटी है, कोई समुदाय है, उसका अगर वहाँ पर उसको सीटें देनी है तो उसको हम आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था कर देंगे, यानी आरक्षित सीट दे देंगे। तो किसी निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाता वोट तो डालेंगे, लेकिन प्रत्याशी केवल उसी समुदाय या सामाजिक वर्ग का होगा जिसके लिए वह सीट आरक्षित होगा। मान लीजिए SC के लिए सीट आरक्षित है या ST के लिए सीट आरक्षित है, तो इसमें जनरल वाले भी वोट देंगे, BC EBC वाले भी देंगे, सभी लोग यहाँ पर वोट देंगे। तो जो चुन के आएगा प्रतिनिधि वो सभी के द्वारा चुना गया होगा, तो इसको हम बोलते हैं आरक्षित सीट या आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। यहाँ पर बात करें तो संविधान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में आरक्षण की व्यवस्था करता है। ये आपको पता होना चाहिए कि संविधान ने अनुसूचित जाति, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लिए लोकसभा और राज्यसभा में, विधानसभा में आरक्षण की व्यवस्था की है। प्रारंभ में यह व्यवस्था 10 वर्ष के लिए थी, लेकिन संविधान संशोधन के माध्यम से 10-10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। अभी ध्यान रखिएगा 104 नंबर 104 संवैधानिक संशोधन अधिनियम से, तो संवैधानिक संशोधन अधिनियम लिख लीजिएगा। 104 नंबर का संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से 2019 में आया था, तो 104 नंबर का, और इसके माध्यम से 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है जो आरक्षण है, और ये बढ़ाकर 2030 तक, ये इसको 30 कर लीजिएगा, तो 2030 तक अभी कर लिया गया, क्योंकि इसको अपडेट नहीं किया गया है, तो 2030 तक अब कर दिया गया है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए। जब 2029-30 आएगा तब फिर 10 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा। कुछ इस तरीके से 10-10 साल के लिए बढ़ाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि हर बार 10 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, वही एंग्लो इंडियन के लिए समाप्त कर दिया गया। तो ध्यान रखिएगा कि 104 ही संविधान संशोधन अधिनियम से एंग्लो इंडियन के लिए समाप्त कर दिया गया है आरक्षण। आरक्षित सीटों का वही अनुपात है जो भारत की जनसंख्या में इनका अनुपात है। तो लोकसभा की 543 निर्वाचित सीटों में
जो अनुसूचित जाति है उनको कितना सीट मिला है, तो 84 मिला है। और अनुसूचित जनजाति को कितना मिला है, तो 47 मिला है। तो 84 और 47 याद रखिएगा। तो 84 मिला है शेड्यूल कास्ट को और 47 मिला है शेड्यूल ट्राइब को। अब यहाँ पर आते हैं और जितना आपको यहाँ पर हम करा रहे हैं कम से कम उतना करना, बाकी जो एक्स्ट्रा हाईलाइटेड मन हो तो आपका पढ़ लीजिए। चलिए यहाँ पर आते हैं सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार। तो सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद में दिया गया, तो सबसे पहला आपका ये हो जाएगा 326। अनुच्छेद 326 में सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने एक महत्वपूर्ण निर्णय के द्वारा प्रत्येक वयस्क भारतीय नागरिक को वोट देने का अधिकार प्रदान किया था। तो जब भारतीय संविधान बना तो वहाँ पर बोला गया कि सभी प्रत्येक वयस्क भारतीय नागरिक को वोट देने का अधिकार होगा, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। और आप सभी को मालूम होगा कि ब्रिटिश भारत में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार जो मिला था वो मिला था 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम था, जिसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं, उसके माध्यम से दिया गया था। लेकिन जब भारत आज़ाद हो रहा था तब भारतीय संविधान निर्माताओं ने वयस्क सभी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अंतर्गत सभी भारतीय नागरिकों को वोट डालने का अधिकार दिया था। कितना वर्ष था, 21 वर्ष। याद रखना चाहिए आपको। कब चेंज किया गया, तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम से इसको कर दिया गया 18 वर्ष। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो कितना वर्ष था, तो 21 वर्ष। 1988 में कितना हो गया 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 1989 से, तो ये जो है हो गया 1989 में संविधान के एक संशोधन द्वारा इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो ये ध्यान रखिएगा कि 1988 में एक्ट बन गया था और यहाँ पर 1989 से इसको लागू कर दिया गया। तो 1989 में संविधान के एक संशोधन द्वारा इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो कहीं आपको 1989 भी मिलेगा तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 मिलेगा, तो वो भी सही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार को कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक दिया था, हमने आपको सारा कुछ पहले ही क्लियर कर दिया है, राष्ट्रपति से लेकर ग्राम सभा तक का, कि कहाँ 18, कहाँ 21, कहाँ 25, कहाँ 30, कहाँ 35। चलिए अब स्वतंत्र निर्वाचन आयोग के बारे में थोड़ा सा है। तो अनुच्छेद 324(1) में क्या मतलब बहुत सारे प्रावधान होते हैं। तो 324(1), 324(2) तो हमने सभी को पढ़ लिया, एक बार इसको रिवाइज कर ले रहे हैं। तो 324(1) में क्या कहा गया है, इस संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए, तो संसद में जब हम देखेंगे तो लोकसभा राज्यसभा का चुनाव, प्रत्येक राज्य के विधानमंडल में जब देखेंगे तो विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद का चुनाव, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों का चुनाव, निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक आयोग में निहित होगा, जिससे इस संविधान में निर्वाचन आयोग कहा गया है। तो संविधान में निर्वाचन आयोग किसको कहा गया है, वही आयोग, वही निर्वाचन आयोग जो संसद का चुनाव कराएगा, विधानमंडल का चुनाव कराएगा। संसद की जब बात होगी लोकसभा राज्यसभा दोनों, विधानमंडल की बात होगी तो विधानसभा विधान परिषद दोनों, साथ में राष्ट्रपति का चुनाव और उपराष्ट्रपति के पदों का चुनाव कराएगा। उसी को हम बोलते हैं निर्वाचन आयोग। और ये कहाँ बताया गया, तो अनुच्छेद 324 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के लिए मतदाता सूची तैयार कराने और चुनाव के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग को देखता है। तो स्वतंत्र निर्वाचन आयोग होता है। संविधान के ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि निर्वाचन आयोग को चुनाव से संबंधित हर बात पर अंतिम निर्णय लेने की भूमिका सौंपते हैं। मतलब चुनाव आयोग सरकार से पूछने नहीं जाएगा कि ऐसा करें वैसा करें, वो खुद स्वतंत्र है एक आयोग के रूप में। चलिए, भारत के निर्वाचन आयोग की सहायता करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। निर्वाचन आयोग स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए जिम्मेदार नहीं होता। ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि स्थानीय निकायों के चुनाव कौन करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग, जिसके बारे में आज हम नहीं पढ़ेंगे, अलग क्लास में पढ़ेंगे जब हम पंचायती राज व्यवस्था को देखेंगे। तो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है स्थानीय निकायों के चुनाव, यानी ग्राम प्रधान का चुनाव कराना तो कौन कराएगा, राज्य निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। ये बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। राज्य में राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त होंगे जैसे, लेकिन जो निर्वाचन आयोग से अलग कार्य करेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये अलग है बिल्कुल, जो राज्य निर्वाचन जो आयोग होता है वो जो निर्वाचन आयोग सेंट्रल लेवल पे है उससे अलग होता है।
भारत का निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय या बहुसदस्यीय भी हो सकता है। 1989 तक एक सदस्यीय था, ये हमने देख लिया। 1989 के आम चुनाव के ठीक पहले 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त कर इसे बहुस्तरीय बना दिया गया था। फिर उसके बाद एक चुनाव के लिए फिर से एक सदस्यीय बनाया गया। अंततः 1993 में पुनः 2 निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति हुई और निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय हो गया। तब से यह बहुसदस्यीय बना हुआ है। तो आपसे एक शब्द देगा एग्जाम में, या तो बहुसदस्यीय देगा या त्रिसदस्यीय। इस समय कितने हैं? 3 सदस्यीय हैं या बहुसदस्यीय, और एक सदस्यीय भी हो सकता है, बहुसदस्यीय भी हो सकता है। 1993 से लगातार बहुसदस्यीय है, 3 सदस्यीय है, और 1989 तक 1950 में जब निर्वाचन आयोग बना है तो 1950 में बनने से लेकर 1989 तक एक सदस्यीय था। 1989 से 93 के बीच में चेंज होता रहा। फिर 1993 से लेकर अब तक बहुसदस्यीय है और 3 सदस्यीय है। एक मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए और 2 चुनाव आयुक्त। और सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला भी दिया था जिसमें बताया था कि जो बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग है वो ज़्यादा उपयुक्त है, क्योंकि अगर एक सदस्यीय चुनाव आयोग होगा तो उसमें एक ही सदस्य होगा, वो तानाशाह भी हो सकता है, वो जो है अपने मन से फैसले भी ले सकता है, जो सही ना हो, गलत फैसले भी ले सकता है। तो इसलिए जब 3-3 सदस्य होते हैं चुनाव आयोग में तो ज़्यादा बेहतर होता है। इससे आयोग की शक्तियों की साझेदारी हो जाती है और आयोग पहले से कई ज़्यादा जवाबदेह बन जाता है। जब 3-3 चुनाव आयुक्त होते हैं जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा, और ध्यान रखिएगा जब फैसले लेने की जो जिम्मेदारी होती है बराबर में सभी का योगदान होता है, बट एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त। कुछ जगहों पे मुख्य चुनाव आयुक्त को एक एज है, लेकिन जब फैसले लेने की बात होती है तो वहाँ पर तीनों बराबरी से लेते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता करता है। ये भी हमने देखा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता करता है। तो निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष इस समय कौन है? राजीव कुमार जी। एक सामूहिक संस्था के रूप में चुनाव संबंधी सभी निर्णय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य दोनों निर्वाचन आयुक्तों की शक्तियां समान है। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि एक सामूहिक संस्था के रूप में चुनाव संबंधी सभी निर्णय लेने में मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त और अन्य दोनों निर्वाचन आयुक्तों की शक्तियां समान है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। तो नियुक्ति कौन करता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की राष्ट्रपति करते हैं। किसके सलाह पर? तो मंत्रिपरिषद के परामर्श पर। चलिए, संविधान मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा देता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि संविधान के द्वारा सुरक्षा दी गई है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त को कार्यकाल संबंधी बात करें तो 6 वर्ष के लिए दिया गया है, और उम्र के हिसाब से देखा जाए तो 65 वर्ष की उम्र तक जो पहले खत्म होगा के लिए नियुक्त किया जाता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से पारित कर इस आशय का एक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को भेजना होगा, और जब उसको निर्वाचन आयुक्तों को भारत का राष्ट्रपति इस प्रकार से हटा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना था। यहाँ पर आप देख लीजिए कि विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है। तो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए, और सदन की कुल सदस्य संख्या का साधारण बहुमत, यानी कि 50% + 1, 50% + 1 लोग का जो बहुमत है यहाँ पर हो गया। चलिए, ये आपको विशेष बहुमत क्लियर हो गया होगा। तो ये आपको ध्यान रखना था, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले आएगा। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति हटाएगा, और जो चुनाव आयुक्त है उनको कौन हटाएगा? तो जो निर्वाचन आयुक्त है उनको कौन हटाएगा? तो निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति हटाएगा। तो यहाँ पर निर्वाचन आयुक्तों को भारत का राष्ट्रपति हटा सकता है। कैसे हटा सकता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर। भारत के निर्वाचन आयोग के पास बहुत सारे काम हैं, जैसे मतदाता सूचियों को नया करने का काम करता है। मतदाता सूची में गलती ना हो, तो पंजीकृत मतदाताओं के नाम ना छूट जाए, तो उसमें ऐसे लोगों के नाम ना हो, तो ये सब देखता है कि जिनका होना चाहिए। कई लोगों का डेथ हो जाता है तो उनका हटा देना चाहिए। जो लोग 18 साल के हो जाए उनका कर भी देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें करता है। चुनाव का समय और चुनाव का पूरा कार्यक्रम तय करता है कौन? चुनाव आयोग। इस कार्यक्रम में जो है चुनाव की अधिघोषणा, नामांकन प्रक्रिया, शुरू करने की तिथि, मतदान की तिथि, मतगणना की तिथि, चुनाव परिणामों की घोषणा, ये सब कौन करता है? ये सब चुनाव आयोग करता है या निर्वाचन आयोग करता है। पूरी प्रक्रिया में
निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होगा। किसी राज्य या किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव को इस आधार पर स्थगित या रद्द कर सकता है निर्वाचन आयोग कि वहाँ माकूल माहौल नहीं है और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना संभव नहीं है, तो इस आधार पर ले सकता है। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों के लिए एक आदर्श आचार संहिता भी लागू करता है। किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में दोबारा चुनाव कराने की आज्ञा भी दे सकता है। मान लीजिए पहली बार में कुछ गड़बड़ हो गया कि यदि उसे लगे कि मतगणना प्रक्रिया पूरी तरीके से उचित और न्यायपूर्ण नहीं थी और वो दोबारा मतगणना कराने की आज्ञा भी दे सकता है। तो निर्वाचन आयोग जनरली दोबारा मतगणना कराने की आज्ञा कब देता है? आपने सुना होगा कि जो है फलाने विधायक या जो है फलाने जो है कैंडिडेट है वो एक वोट से जीत गए या दूसरे एक वोट से हार गए, तो जब कभी 1-2 वोट 4-5 वोट का केस आता है तो जनरली दोबारा मतगणना करा दी जाती है, क्योंकि जो हार रहा कैंडिडेट हो रहा होता है, जो हार गया होता है पहली बार में, उसको एक डाउट रहता है। तो इसलिए जब बहुत कम वोटों का फासला रहता है, 1 2 3 4 5 कह लीजिए, तो उस केस में दोबारा मतगणना हो जाती है। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता देता है। तो राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है और चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? तो निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग के पास बहुत सीमित कर्मचारी होते हैं, वह प्रशासनिक मशीनरी की मदद से चुनाव करता है। आयोग का पूरा प्रशासनिक मशीनरी पर नियंत्रण भी होता है इलेक्शन के टाइम पे, यानी कि डीएम एसडीएम जो भी होंगे वो सब किसके अंडर में होंगे? वो अंडर में होंगे निर्वाचन आयोग के। निर्वाचन आयोग इन अधिकारियों का तबादला तक कर सकता है, यानी डीएम एसडीएम का जो भी ट्रांसफर पोस्टिंग वगैरह होता है इलेक्शन के टाइम में कौन करता है? निर्वाचन आयोग। इनके तबादले को रोक भी सकता है, किसी का तबादला कर भी सकता है। अधिकारी निष्पक्ष ढंग से काम करने में विफल रहे तो उनके विरुद्ध कार्रवाई भी कर सकता है। और 1951-52 से लोकसभा के कितने चुनाव हो चुके हैं? तो 18 चुनाव हो चुके हैं। इस बार 18वां लोकसभा चुनाव हुआ जो 2024 से 29 के लिए। 2024 से 29 के लिए जो चुनाव हुआ है उसको हम 18वां लोकसभा बोलते हैं। तो 18वां लोकसभा चुनाव हो चुके हैं 1951-52 से। तो ये जो आज की क्लास में महत्वपूर्ण तथ्य थे वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। जो भी चीज़ें हाईलाइटेड थी हमने कर दी हैं। बहुत कोशिश किया आप लोगों को समझाने का। कमेंट कर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस के बारे में दिया गया है। 25 जनवरी को हम सभी मनाते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद।